Hello everyone, we'll start with Unit 7 है ना, that is genetics. तो genetics होता क्या? अच्छा, in this first video, first 1 or 2 videos, पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, है ना. जेनेटिक्स पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, बट मेरे पार्ट में आई फाइंड इट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन होल बायोलॉजी. ठीक है, तो जैसे मेरे को अच्छा लगता है, आई होप कि आगे जाते जाते आपको भी अच्छा लगेगा. एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम ऊपर तक लेकर जाएंगे. ठीक है, तो पहला जो 1 या 2 वीडियो होगा, इसमें हम प्रॉपरली फर्स्ट चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो स्टार्ट नहीं करेंगे. उसके बदले हम पहले आपके साथ जेनेटिक का लैंग्वेज, हम आपको कुछ पहले टर्म्स समझा देंगे. वो टर्म्स जब आप समझ जाइएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसके बिना आगे बढ़ना बेकार है ना. तो सबसे पहले हम जो लिखे हैं वही डिस्कस कर लेते हैं ना. जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, योर डीएनए, है ना. कैसे आप अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं जीन या डीएनए, है ना. दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का स्टडी, हेरिडिटी का स्टडी, ये सब को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. उसके पहले हम कुछ 3-4 टर्म लिखें. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर प्लीज़ आज के बाद आप कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना. जीन्स, डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर. वीडियो के बाद हर एक टर्म का आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार में याद नहीं होगा, बार बार इसको देखिएगा तभी आपके दिमाग में घुसेगा, है ना. क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स. ठीक है, ये सब के बीच में पहले क्या होता है हम पहले डिफरेंस जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डीएनए के ऊपर, है ना. डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. है ना. अच्छा, इसके पहले आप लोग क्लास 11 से आए हैं. आप बताइए कि आप जो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, है ना, कितने बेसिक 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी में. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग सोर्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, अगर हमारे बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोटीन. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बचपन से पढ़ते आते हैं, द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, है ना. हमारा हेयर, स्किन, बोन्स, सबका सब किससे बना है? प्रोटीन से बना है. नेक्स्ट आता है लिपिड. लिपिड का काफ़ी डाइवर्स फंक्शन है. जनरली आप 1-2 बता देते हैं. सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है ना, बहुत सारा हार्मोन्स आपका लिपिड्स होता है, एटसेट्रा. लास्ट में हम जो बचता है वो हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? ये आपका जेनेटिक मटेरियल बनाता है. ठीक है, ये क्या बनाता है? आपका जेनेटिक मटेरियल. आप जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, आप इससे क्या समझते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल आपके सेल का या आपके बॉडी का वो पार्ट होता है जो डिफाइन करता है कि आप क्या है ना. हम एक जेनेटिक मटेरियल को बराबर किसी का भी ब्लूप्रिंट मान सकते हैं. आप मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग खड़ा करना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? उसका नक्शा तैयार करिएगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करिएगा, है कि नहीं. ब्लूप्रिंट हम देख लेंगे तो हमको बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म को बनाना है, उसका क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो कैसा, जैसे कि हम है ना, मेरा बाल है, 2 आँख है, 1 नाक है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा कहाँ पे? ये सारा इंफॉर्मेशन होगा जेनेटिक मटेरियल में. ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल आपका जनरली इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसके अलावा ये आरएनए भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है. आप याद रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने क्या कहा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. ठीक है, और ये जो आरएनए होता है, ये आपका
आपका जेनेटिक मटेरियल होता है सिर्फ कुछ वायरसेस में, है ना, सिर्फ कुछ वायरसेस में आपका ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका डीएनए होता कैसा है। आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, है ना, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, बीच में आपका बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस डीएनए में कोई एक सेगमेंट होगा जो किसी मेरे पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कैरेक्टर हम किसको बोल सकते हैं, मेरा कोई भी फीचर मेरा कैरेक्टर हो गया। हम मान लेते हैं मेरा हेयर कलर को हम एक कैरेक्टर मानेंगे, ठीक है। तो हेयर कलर के लिए जो मेरा इंफॉर्मेशन जहाँ होगा वो इस डीएनए के एक सेगमेंट में होगा। तो डीएनए का वो एक सेगमेंट जो किसी भी एक कैरेक्टर के गवर्न करने के रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहते हैं जीन, है ना। तो जीन क्या हो गया, जीन इज बेसिकली दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ हेयर्स, ठीक है। तो हम बात कर लिए जीन के बारे में, हम बात कर लिए डीएनए के बारे में, ठीक है। अब जो ह्यूमन डीएनए होता है दैट इज 1.6 मीटर लॉन्ग, है ना। अगर हम एक सेल का डीएनए निकाल दें तो उसका लेंथ कितना होता है, उसका लेंथ होता है 1.6 मीटर। आप सोचिए आपका जो एक सेल होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻⁶, है ना, मीटर, मतलब इतना छोटा होता है, माइक्रोन्स में होता है। उसमें ये आपका 1.6 मीटर लॉन्ग डीएनए अटेगा कैसे, बताइए। आप सोचिए आपकी मम्मी साड़ी पहनती है ना, उसको अलमारी में कैसे रखती है, फोल्ड करके रखती है। तो सिंपली हमारा डीएनए भी कैसे रहेगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर में होगा, है ना। हमारा डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और कैसे पाया जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है इसको हम एक सिंगल स्ट्रैंड से डिपेंड करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हम ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम सिंगल स्ट्रैंड से डिपिक्ट करते हैं। तो डीएनए जो होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, आप याद रखिएगा, है ना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर एसिडिक इन स्ट्रक्चर नेचर, आई एम वेरी सॉरी, है ना। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, है ना। तो ये जो डीएनए होता है ये फोल्ड होने के लिए क्या करता है, डीएनए उस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को रैप करता है ना। तो कैसे रैप करेगा, ऐसे करके रैप करेगा, यहाँ पे रैप करेगा, यहाँ पे रैप करेगा, इस तरीके से डीएनए अपने आप को फोल्ड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है या एसिडिक है तो हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक, है ना, या फिर पॉजिटिवली चार्ज आप उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए आपका जनरली सेल में इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को देखेंगे तो हमको डीएनए कैसा दिखेगा, डीएनए हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं और स्ट्रैंड्स में बीड्स लगे हुए हैं, है ना, जैसे कि आप मोती की माला मान लीजिए, बस थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग होगा। तो जब हम इस डीएनए के इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द मॉडल ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। मतलब हमको कैसा दिख रहा है,
ऐसा दिख रहा है जैसे कि धागे के ऊपर मोती लगे हुए हैं ना, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, है ना। तो हम किसके किसके बारे में जाने? हम जाने डीएनए के बारे में, हम जाने क्रोमैटिन फाइबर के बारे में, हम जाने जीन के बारे में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं आपका क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। आप सोचिए, जब सेल को डिवाइड करना है ना, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। आप पढ़ के आए माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन में, है ना। एक सेल दो में डिवाइड करता है, तो आपको अपना क्रोमोसोम या जो डीएनए होता है, आपको उसको दो पार्ट में पहले रेप्लिकेट करके फिर दो पार्ट में बांट दिया जाता है ना। तो सेल में सबसे पहले रेप्लिकेट करके फिर हमको क्रोमोसोम को दो अलग डीएनए को दो अलग अलग सेल में ट्रांसफर करना होगा। अब आप सोचिए, अगर आपकी मम्मी को किसी को साड़ी कुरियर करना है ना, तो क्या वो बस ऐसे फोल्ड करके उसको भेज देंगी? क्या भेजेंगी? ऐसे नहीं भेजेंगी। वो क्या करेंगी? उसको बॉक्स के अंदर डालेंगी, पैक करेगी। ये नहीं करेंगी तो क्या होगा? डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। हमारे हर सेल के पास डीएनए तो एक ही है ना, जेनेटिक मटेरियल तो उतना ही है। कोई भी खराबी आया मतलब सेल के लिए दिक्कत होगा, इट विल बी डिजीज, है ना। तो क्या होता है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ये फिर से एकदम हाईली कॉइल्ड हो जाता है, कुछ इस तरीके से। कैसे? एकदम ऐसे 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 करके, है ना। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये मेरे को एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है। और ये कब दिखता है? जब सेल को डिवाइड करना होता है, क्योंकि तभी सेल को क्या करना है? दो सेल में अपना डीएनए को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये जो और कॉइलिंग होता है, इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रेशन। हम क्या कहते हैं? डीहाइड्रेशन, मतलब पानी निकाल दिया जाता है। उसके साथ में ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, हम इसको क्रोमैटिन फाइबर मान लेते हैं, जो कि और कंडेंस करता है ना। तो ये अभी तक किसका बना है? आपका डीएनए का बना था, है ना। क्रोमैटिन फाइबर में क्या होगा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होगा। ठीक है, अब जब ये डीएनए और कंडेंस करेगा और मिलेगा, तो ये कुछ और प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करेगा, जिसको कि हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। और जब ये इस तरीके से एकदम पूरी तरीके से कॉइल करके एकदम ये हो जाएगा, तभी हम इसको कहेंगे क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम क्या है? कुछ नहीं है, बस डीएनए है ना। इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। क्यों बनता है क्रोमोसोम? क्योंकि सेल को दो में डिवाइड करना है, तो हम उसको और फोल्ड कर देंगे ताकि हम क्या कर पाएंगे? उसको आसानी से दो सेल में भेज पाएंगे। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर मेरा क्या हो गया? क्रोमैटिन फाइबर आपका हो गया डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। इसमें थोड़ा सा फोल्डिंग होता है डीएनए का। और हम क्रोमोसोम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम आपका एकदम हाईली कॉइल्ड, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपका क्या होगा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स आरएनए, कुछ आरएनए के साथ भी एसोसिएटेड होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर, जीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर एक लास्ट हमारा बच गया जो कि मेरे को डिस्कस करना था, दैट वाज सिस्टर क्रोमैटिड्स। दैट वाज सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम पहले से क्रोमैटिड्स की बात करते हैं। अब आप अपना सेल साइकिल में याद करिए। याद है एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता था। एस वाज द सिंथेसिस फेज। पहले G1 आता था, फिर एस फेज आता था, फिर G2 आता था, देन एम फेज या माइटोसिस या मियोसिस आपका स्टार्ट होता था। ठीक है, तो एस
फेज में जब आपका सेल रहेगा, आपका ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा, है ना। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब तक में आपका सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो डीएनए से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा या क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए कुछ इस तरीके से डीएनए है, ये आपका रेप्लिकेट कर रहा है ना, और यहाँ पे क्रोमोसोम बनना भी स्टार्ट हो गया, तो दिस विल बी कंडेंस्ड, है ना। तो क्या होता है, ये जो दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करते हैं एक दूसरे से अलग होने लगता है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं हम क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, तो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे डीएनए अलग हो चुका है, यहाँ पे एक जगह पे जुड़ा हुआ है। जब ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा तो ये दो डीएनए अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो होता है, डीएनए यहाँ से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, तो आप सोचिए इस क्रोमोसोम का हमको क्या लगता है, दो आर्म निकल रहा है। ये आर्म क्यों निकलता है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से डीएनए अलग हो चुका है, अंदर से वो गुच्छा को हम अलग नहीं कर पाए, इसलिए मतलब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स तो दिखता ही है, उसके साथ हमको क्रोमोसोम कैसा दिखता है, जैसे कि उसका 4 आर्म है, एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, चार आर्म, ठीक है। तो ये जो डीएनए ऑलरेडी दो अलग अलग डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है, एक स्ट्रैंड को, एक डीएनए स्ट्रैंड को फिर हम कहते हैं क्रोमैटिड। हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, है ना। तो कोई भी एक क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट करने वाला हो, एस फेज पार हो चुका हो, तो पर क्रोमोसोम हमको कितना क्रोमैटिड मिलेगा, पर क्रोमोसोम हमको 2 क्रोमैटिड मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड 1 से 2 में रेप्लिकेट करेगा, तो पर क्रोमोसोम हमको कितना डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा, रेप्लिकेट कर चुका है, बस अलग नहीं हुआ है, हमको 2 क्रोमैटिड या 2 डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है। तो पर क्रोमोसोम वी हैव 2 क्रोमैटिड्स एंड 4 आर्म्स, ऊपर से भी 2, नीचे से भी 2, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड को हम और क्या कह सकते हैं, we can call this chromatid as potential chromosomes। पोटेंशियल समझते हैं, मतलब जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो आगे जाके आपका कुछ बनाए, है ना। तो मतलब कि ये क्रोमैटिड जो 2 क्रोमैटिड है, एनाफेज में जैसे ही अलग होगा तो ये दोनों क्रोमैटिड इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स बन जाएगा, है ना। अभी तक एनाफेज के पहले तक, मेटाफेज तक, एस फेज के बाद, है ना, और मेटाफेज तक आपका एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड था, ठीक है। जैसे ही एनाफेज आया ये दोनों क्रोमैटिड अलग हो गया आपका, जैसे ही ये दोनों क्रोमैटिड अलग हुआ आपका दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स बन गया, है ना। इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बना, फिर हम उसको दोनों सेल में भेज देंगे, ठीक है। आज के बाद आप प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा ये सारे टर्म्स में। इसके अलावा हम कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, है ना। हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन आप पढ़ के रहे हैं, 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the number of chromosomes in daughter nuclei remains same as that of the parent cell। कहने का क्या मतलब है कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें जो नया सेल बनता है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रह जाए, है ना। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल मान लेते हैं, ह्यूमन सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना। ये डिवाइड करके 2 सेल बनाया, ठीक है। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें दोनों सेल, जो नया 2 सेल बना, इसमें भी आपका सेम क्रोमोसोम नंबर रह जाए, इस टाइप के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या होगा, इसमें जो डॉटर सेल्स में आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है दिस गेट्स
हाफ, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं पेरेंट सेल में 46 था, तो डॉटर सेल में कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना। ठीक है, इन डॉटर सेल्स विल हैव 23 क्रोमोसोम। आप पढ़े, मियोसिस पढ़कर आए, एक सेल 4 सेल में डिवाइड करता है कि नहीं। चलिए फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा प्लॉइडी की, है ना। हम बात करते हैं प्लॉइडी की, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। प्लॉइडी क्या होता है, एक सेल में, ठीक है, डिफरेंट तरह का क्रोमोसोम होता है। जैसे कि हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं ना, ह्यूमन सेल की बात करते हैं, इसमें आपको पता है 46 क्रोमोसोम होता है, या हम इसको और क्या लिखते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है कि नहीं। अब इस 23 पेयर अगर हम बोलते हैं, मतलब क्या, हर 2 क्रोमोसोम एक जैसा है कि नहीं, हर 2 क्रोमोसोम एक जैसा है, इसलिए तो हम इसको 23 पेयर कहते हैं, ठीक है। तो प्लॉइडी मतलब क्या, प्लॉइडी मतलब अगर हम डिफरेंट क्रोमोसोम का सेट बना ले, तो एक सेल में कितना वैसा सेट मौजूद है, इसको हम कहते हैं सेल का प्लॉइडी। मतलब कि मान लेते हैं इस ह्यूमन सेल में कितना सेट बनेगा, अलग अलग क्रोमोसोम का कितना टाइप होगा, 23 तरह का अलग अलग क्रोमोसोम होगा। तो एक अलग अलग क्रोमोसोम का हम सेट बना लिए, और हम कैसा सेट बना पाएंगे, फिर से अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम का हम एक और सेट बनाएंगे, ऐसा 2 ही सेट बनेगा। क्यों, क्योंकि हर क्रोमोसोम आपका एक दूसरे की तरह है। तो ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, तो उसमें हम ऐसा 2 सेट बना पाएंगे, मतलब कि हर क्रोमोसोम, एक टाइप का क्रोमोसोम आपका 2 है, इसी को सेल का हम प्लॉइडी कहते हैं ना। अगर प्लॉइडी अगर 2 है, तो हम कहेंगे सेल इज डाइप्लॉइड। मतलब अगर डिफरेंट क्रोमोसोम का हम सेट तैयार कर ले, तो अगर किसी सेल में 2 सेट प्रेजेंट रहेगा, तो हम कहेंगे द सेल इज डाइप्लॉइड। डाइ मतलब क्या, 2, प्लॉइडी मतलब प्लॉइड, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। यहाँ n किसको डिपिक्ट करेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। कितना अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है, उसको n डिपिक्ट है। तो ह्यूमन सेल के केस में कितना हो जाएगा, 23 अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है, और हर एक तरह का क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है ना। तो हमारा प्लॉइडी कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हैप्लॉइड सेल, है ना। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या, हैप मतलब आधा, ठीक है। कई जगह पे इसको मोनोप्लॉइड भी बोलता है, लेकिन द मोर फ्रीक्वेंट यूज टर्म इज हैप्लॉइड, है ना, मोनोप्लॉइड, ठीक है। मोनोप्लॉइड में क्या होगा, आप ही बताइए, मोनो मतलब 1 या हैप्लॉइड मतलब डाइप्लॉइड का आधा। तो जहां यहाँ पे 2 सेट मौजूद था, यहाँ पे कितना सेट मौजूद होगा, सिर्फ 1, है कि नहीं। तो अलग अलग तरह का अगर हम सेट बना ले, मतलब अलग अलग तरह के क्रोमोसोम का हम सेट बना ले, तो हमको कितना सेट मिलेगा, हमको सिर्फ 1 सेट मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा हमको कहाँ पे मिलता है, गैमेट्स में। We get this type of cell in gamete. Gametes are haploid. Human gametes में कितना क्रोमोसोम होगा, हम अभी बोले सिर्फ आधा होगा। n का क्या वैल्यू है, 3, है ना। तो सेल को डाइप्लॉइड कब कहेंगे, जब हर क्रोमोसोम 2 तरह का हो। हैप्लॉइड कब कहेंगे, जब हर क्रोमोसोम सिर्फ 1 तरह का हो, ठीक है। एक स्पेशल ये याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है, हेक्साप्लॉइड। हेक्सा मतलब समझते हैं, हेक्सा मतलब होता है 6, है ना। मतलब हर एक क्रोमोसोम कितना बार है, 6 बार है ना। एक तरह का क्रोमोसोम 6 बार है। हेक्साप्लॉइड का एग्जांपल है वीट, जो वीट का प्लांट होता है, दैट इज हेक्साप्लॉइड। हम थोड़ा सा बात करते हैं गैमेट, स्पोर, सोमैटिक सेल्स की, है ना। सेल्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 तरह के सेल्स हम मिल सकते हैं, एक होते हैं सोमैटिक, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव।
सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स है ना, जो रिप्रोडक्शन के काम नहीं है, जैसे कि मेरे स्किन के सेल, स्टमक के सेल, आई के सेल है ना, फेस के सेल, कहीं के भी सेल जो कि रिप्रोडक्शन के काम नहीं आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स बोलते हैं ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या हो गए? जो नेक्स्ट जनरेशन के रिप्रोडक्शन के काम आए, उनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव सेल फिर फर्दर आपका दो टाइप का होता है ना। रिप्रोडक्टिव सेल आपका हो जाएगा गैमेट्स एंड देन हो जाएगा स्पोर्स। ठीक, स्पोर्स और गैमेट्स में डिफरेंस क्या होता है ना? तो गैमेट्स वो सेल होता है जो आगे जाके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करे है ना, फिर वो नया सेल बनाएगा, फिर वो नया सेल नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, उसको हम गैमेट कहते हैं। मतलब गैमेट जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसके पास खुद रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं होगा है ना। मेल फीमेल दो तरह का गैमेट बनेगा, पहले दोनों को फ्यूज करना पड़ेगा, फ्यूज करके नया सेल जाइगोट बनाएगा, फिर वो जाइगोट जाकर के आपका नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है कि नहीं। स्पोर्स क्या हो गया? स्पोर्स वो सेल हो गया जो डायरेक्टली डिवाइड करेगा और डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। वैसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम टर्म आते हैं हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। है ना, हेरिडिटी मतलब कि जो चीज हमको विरासत में मिली है, मतलब समझते हैं विरासत में है ना, जैसे मेरे पापा मेरे लिए विरासत में घर छोड़ कर गए है ना। तो हेरिडिटी मतलब क्या? पुश्तैनी, जो मेरे को मेरे अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। एंड इनहेरिटेंस मतलब जो भी हेरिडिटी का चीज़ होगा उसको हम इनहेरिट करेंगे, है कि नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स से पाएंगे। तो जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, याद रखना हमारा जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी होता है और उसको हम मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, जो भी सेल होता है गैमेट के फॉर्म में या स्पोर के फॉर्म में, वो मेरे पेरेंट्स से मेरा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल लेके आता है, फिर वही जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट में मेरे को बनाता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल हमको हेरिडिटी या इनहेरिटेंस में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकस की, है ना। लोकस कुछ नहीं है, एक क्रोमोसोम के सेगमेंट, एक सेगमेंट में कि कहीं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही एक पर्टिकुलर जीन होगा, तो जिस जीन का जहाँ पे जगह होता है उस क्रोमोसोम में, उस जगह को हम लोकस कहते हैं ना। मतलब द प्लेस वेयर अ जीन इज लोकेटेड, इट इज द लोकस फॉर दैट क्रोमोसोम, है कि नहीं। चलिए, फिर हम दो वर्ड की बात करेंगे, दैट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट। ठीक है, कैरेक्टर क्या हो गया? मेरा कोई भी कैरेक्टर, जैसे मेरे बाल का कलर हो गया आपका कैरेक्टर, है ना। हेयर कलर इज अ कैरेक्टर। ठीक है, इसका ट्रेट्स क्या हो गया? तो इसका ट्रेट आपका हो गया कि हेयर कलर मेरा ब्राउन है, कि मेरा हेयर कलर ब्लैक है, कि मेरा हेयर कलर ब्लॉन्ड है, या कुछ और है ना, या वाइट है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में